देश में पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा घूम रहा है। डीएसपी देवेंद्र सिंह नहीं होता तो संसद पर आतंकी हमला नहीं होता। हमारा देश की संसद लहू लुहान नहीं होती तो कौन देश के गद्दार है जिन्होंने 2015 में डीएसपी देवेंद्र सिंह की अवैध वसूली और फर्जी तरीके से कश्मीरियों को फंसाने के मामले की अनदेखी की। ये जो संसद के अंदर भाजपा के सांसद के पास पर अंदर तक गए, एक संदेश ये दिया कि अभी तो नकली बम वाले भेजे हैं हमने, हम असली बम वाले भेज सकते हैं। मोदी सरकार ने विपक्ष के सांसदों को यह संदेश दिया है। देश किस दशा में पहुंच गया, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश की पहलवान बेटियां पहले जनवरी में 18 से लेकर 21 जनवरी तक और फिर उसके बाद में 23 अप्रैल से निरंतर धरने पर रही हैं, किस तरीके से उन्हें रौंदा गया। और इस सब के बावजूद यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का जो ग्रुप है उसी के ग्रुप चुनाव जीत जाता है और अनीता जो स्वयं एक गवाह है वो चुनाव हार जाती है। लेकिन मैं एक अहम मुद्दे पर आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि देश में पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा घूम रहा है, लेकिन बेटियों की अस्मिता पर भाजपा किस तरीके से अपने फायदे के लिए, मैंने पूछा था जब 23 अप्रैल को विनेश फोगाट से मैंने पूछा था कि ये तुम्हारी तारीखें कौन तय करता है। ये तारीखों की क्रोनोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बार 18 जनवरी को जब पहलवान जंतर मंतर धरने पर पहुंचे, उससे पहले जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, 17 जनवरी को सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को आगाह किया था, कहा था कि जम्मू कश्मीर में तुम्हारी जान को खतरा है, तुम पैदल यात्रा नहीं करोगे, तुम्हें गाड़ियों पर चलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह को नकार दिया था। इसलिए आनन फानन में यौन शोषण से पीड़ित बेटियों की आवाज उठाने के लिए 30 पहलवान राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट के सामने बैठते हैं 18 तारीख से। और जब 20 तारीख को कठवा से आगे जम्मू का जिक्र कर रहा हूं, राहुल की यात्रा पैदल आगे बढ़ती है तो 21 जनवरी को यह धरना समाप्त हो जाता है। फिर दूसरी क्रोनोलॉजी मैं बताता हूं, आप सबको जानकारी होगी कि हमारे देश में अदानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले और हमारे देश में नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे डकैतों को चोर बताने वाले राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली थी सूरत की निचली अदालत ने। तो सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने अपील की थी। 20 अप्रैल को वीरवार का दिन था, राहुल गांधी की अपील खारिज हो गई, 2 साल की सजा कायम रखी गई। तो फिर क्या हुआ, ठीक रविवार को 23 अप्रैल को पहलवान धरने पर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की अपील गुजरात हाई कोर्ट में करने की बात की गई थी ताकि वो मामला कहीं सुर्खियों में ना आए। पहली बार जम्मू कश्मीर की पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। देश की मोदी सरकार जो डर गई है कि आतंकवादी हमला कर सकते हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं डिगे। और तब दूसरी बात आती है कि आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए पहलवानों को बिठाया गया। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी का 30 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ठीक उसी दिन पहलवानों से पहलवान जाते हैं कि हम मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। और चौथी बात, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यौन शोषण करता था ब्रजभूषण शरण सिंह, यह दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में है, अदालतों में पेश की गई है। लेकिन चौथी बात आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चुनाव पर लगी रोक हटा दी थी 4-5 दिसंबर को, लेकिन उसकी तारीख कब मुकर्रर की गई। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने फैसला किया था कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और नरेंद्र मोदी को यह रास नहीं आ रहा था, तो लोकसभा में 21 तारीख को
हमारे देश के संवैधानिक बेंच के उस फैसले को बदलने के लिए, चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए बिल पारित कराया जाता है और ठीक उसी दिन भारतीय कुश्ती फेडरेशन का चुनाव और रिजल्ट डिक्लेयर करा के, ताकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को रौंद कर चुनाव आयोग के चयन के औचित्य को खारिज कर नरेंद्र मोदी अपने चहेतों को बिठाना चाहते हैं। यह बात दब जाए और बेटियों की अस्मिता की बात उठ जाए। और उसके बाद मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि बेटियों का यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा जो क्रोनोलॉजी है, यह संयोग नहीं हो सकता है कि भारत में जिस दिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हो पैदल यात्रा करते हुए, उसी दिन पहलवान धरने पर बैठ जाए मीडिया से ध्यान भटकाने के लिए। जिस दिन राहुल गांधी की सेशन कोर्ट के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में जाने की तैयारी हो, उससे पहले पहलवान मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए बैठ जाए। जिस दिन अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो राहुल गांधी ने, उसी दिन गंगा में मेडल विसर्जन करने का हो। और जिस दिन हमारे देश में संवैधानिक बेंच के फैसले को खारिज करके देश के चुनाव आयोग को तोता बनाने के लिए संसद में बिल पास कराया जाए, उसी दिन फेडरेशन के चुनाव और रिजल्ट घोषित करा दिए जाए। आज आपके सामने है। अब कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष ने एक अपराध कर दिया। 15 साल से छोटे और 20 साल से छोटे जो पहलवान है, उनकी प्रतियोगिता गोंडा में रखी है, इसलिए इसका खारिज किया जाता है चयन। अब आपके सामने ये पहली क्रोनोलॉजी है। मैं दूसरी कहना चाहता हूं, दूसरी क्रोनोलॉजी भी आपको समझनी चाहिए। संसद पर 22वीं बरसी पर हमला होता है कि घुसपैठ कराई जाती है। मैं बात करता हूं 22वीं बरसी का, 13 दिसंबर 2001 का जिक्र करता हूं। उस दिन भारत की संसद पर जो हमला हुआ था, तब भी भाजपा की सरकार थी। पुलिस के 5 जवान और संसद के हिफाजत में लगे 2 जवान, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी और सीआरपी की एक महिला कांस्टेबल की शहादत हुई थी। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, 2001 का मामला अफजल गुरु ने 2004 में कहा था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह पाकिस्तानियों के साथ, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। डीएसपी देवेंद्र सिंह ने मुझे विवश किया कि मैं कुछ अज्ञात जो जिनको जानता नहीं था, उनको लेकर दिल्ली पहुंचूं, उनके लिए गाड़ी खरीदूं और उनके लिए मकान किराए पर लूं। तो कौन ताकत है? 2004 में वो कौन देश के गद्दार थे जिन्होंने अफजल गुरु के इस खुलासे के बाद तमाम अखबारों ने इसको उजागर किया था। भारत की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब हमारे देश के सुरक्षा की जांच करने वाले में कौन कौन देश के गद्दार थे जिन्होंने जानबूझकर अफजल गुरु के इस पूरे पोल खोल पर ध्यान नहीं दिया। अफजल गुरु फांसी पर चढ़ गया 2013 में, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं 11 जनवरी 2020 का। हमारे देश में दुनिया ने देखा, डीआईजी अतुल गोयल ने जिस वक्त गिरफ्तार किया था डीएसपी देवेंद्र सिंह को, AK-47 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी उसके साथ थे। और तब क्या बोलता है डीआईजी को, सर खेल मत बिगाड़िए, ये बड़ा खेल है। और वो खेल क्या था? वो खेल ये था कि देश पर हमला करने वाला, देश की संसद पर हमला कराने वाला, देश की संसद पर हमला करके देश के जवानों को, पुलिस के जवानों को, सीआरपी के जवानों को, संसद की हिफाजत में लगे जवानों को, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की हत्या कराने वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहता है खेल मत बिगाड़ो। और खेल क्या था? जून 2020 में मोदी के राज में डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत जाती है। यही नहीं, 2015 में डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कश्मीरी आम नागरिकों पर फर्जी मुकदमे बनाने और अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2016 का जिक्र कर रहा हूं, कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने श्रीनगर में मंदिर की जमीन कब्जा कराने के खिलाफ, डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ को लिखित शिकायत की थी। 2017 में 25 और 26 अगस्त का जिक्र कर रहा हूं, जब वो डीएसपी देवेंद्र सिंह के मिली भगत से पुलवामा में आतंकी हमला किया गया था।
और 2018 में 15 अगस्त का जिक्र कर रहा हूं, मोदी सरकार ने वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति पदक से डीएसपी देवेंद्र सिंह का सम्मान किया। तब मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में संसद पर हमला करने वाला अगर डीएसपी देवेंद्र सिंह नहीं होता तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आता। और डीएसपी देवेंद्र सिंह नहीं होता तो संसद पर आतंकी हमला नहीं होता। डीएसपी देवेंद्र सिंह नहीं होता तो हमारे देश की संसद में 9 शहादत नहीं होती, और देश में हमारा देश की संसद लहू लुहान नहीं होती, डीएसपी देवेंद्र सिंह नहीं होता। तो कौन देश के गद्दार है जिन्होंने 2015 में डीएसपी देवेंद्र सिंह की अवैध वसूली और फर्जी तरीके से कश्मीरियों को फंसाने के मामले की अनदेखी की? वह कौन देश के गद्दार है जिन्होंने 2016 में पीएमओ के अंदर की गई शिकायत की अनदेखी की? वह कौन देश के गद्दार है 2017 में कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने मुकदमा भी दर्ज कराया था, उसकी अनदेखी की गई, और 2018 में उसको राष्ट्रपति पुरस्कार देने वाले वह कौन से देश के गद्दार है? जांच होनी चाहिए, और इसके जांच होनी चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2004 में अफजल गुरु ने खुलासा किया था, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये अमिताभ सिम्हा ने ये षड्यंत्र क्या था। अभी हमारे देश में एक तीर से 2 शिकार किए गए। ये जो संसद के अंदर भाजपा के सांसद के पास पर अंदर तक गए, एक संदेश ये दिया कि अभी तो नकली बम वाले भेजे हैं हमने, हम असली बम वाले भेज सकते हैं। मोदी सरकार ने विपक्ष के सांसदों को यह संदेश दिया है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि देश को तो बुलेट की नोक पर रखा जा रहा है, संसद को भी बुलेट की नोक पर रखा जा रहा है, और उसमें भी क्या खेल हो रहा है आप सब लोगों ने देखा। बहुत वाजिब बात है, उनके युवा युवतियों का मैं कहता हूं उनकी ध्येय ठीक होगी। जिस तरीके से मैंने कहा यौन शोषण के खिलाफ साक्षी मलिक की, विनेश फोगाट की, बजरंग पुनिया की लड़ाई, हम सब लोग उसका हिस्सा रहे, बहुत जायज है, लेकिन तरीका मैंने बताया, उसको रेगुलेट करने का काम चारों बार देश की पहलवान बेटियों की अस्मिता को ढाल बना करके महत्वपूर्ण समाचार को किनारे करने का जो खेल है वो रंगा बिल्ला की सरकार के मिली भगत के बगैर असंभव हो सकता है। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रंगा बिल्ला की सहमति के बगैर वो लड़के जिन्होंने बेरोजगारी का सवाल उठाया, बेरोजगारी पराकाष्ठा पर है। मणिपुर में तो फौजियों के परिवार की महिलाओं को भी नग्न करके घुमाया गया है। उनकी लाशों को अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अंतिम जो क्रिया है वो करने का अवसर मिला है। उनके सारे सवाल जायज है, लेकिन वो संसद में सांसदों की टेबलों पर धुआं छोड़ने वाले बमों सहित बिना हमारे देश के गृह मंत्री की सहमति से नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे देश में साइकोलॉजिकल जांच की जा रही है, वो कैसे कैसे पहुंचे, उनकी भी साइकोलॉजिकल जांच होनी चाहिए। जिन्होंने डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ अफजल गुरु की शिकायत को अनसुना किया था, जिन्होंने राष्ट्रपति पदक के लिए सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ाया था, और जिन्होंने मंदिर की जगह हथियाने के मामले में गौन लगाया था, और जिन्होंने जानबूझकर जून 2020 में डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत कराने का काम किया। और मुझे लगता है अमिताभ सिम्हा की भी साइकोलॉजिकल जांच की जानी चाहिए, और गृह मंत्री की भी जांच की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।